जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पे। मैं जावेद आप सभी के लिए लेके आया हूँ साइंस की सुपर सीरीज, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान के कोशिका के चैप्टर पे। और उसका आज ये पार्ट 1 है और हम कोशिका के उन सवालों पे चर्चा करेंगे जो सवाल विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, लेकिन उनका जो रंग रूप आकार है वो बार बार चेंज किया जाता है। और इनके रंग रूप आकार चेंज करने के कारण एग्ज़ाम में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन के अंतर्गत चेंजेज होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो ऑप्शन है वो सारे के सारे हर बार सेम ही रहते हैं। तो हम उन पॉइंट्स के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, और उनके कुछ क्वेश्चन के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। और कोशिका के जितने भी भाग हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के कार्य क्या क्या है, उन भागों की खोज किसने की, कैसे कैसे वो कार्य करते हैं, उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वो पूछा हुआ है कि किसकी बनी हुई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की। तो ये अपनी कोशिका होती है, और कोशिका के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिका पादप कोशिका में भी होती है और कोशिका अपने जंतु कोशिका में भी होती है। क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आइए, ये कोशिका के जस्ट सेंटर में जो होता है उसे अपन बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक का जो एक और नाम होता है वो होता है न्यूक्लियस, वो होता है न्यूक्लियस। अब अगर पादप कोशिका की बात करें तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है पादप कोशिका की, वो आपके होती है कोशिका भित्ति की। वो किसकी हो जाएगी? आपके कोशिका भित्ति की। और कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है वो होती है सेल्यूलोज की। और कोशिका भित्ति से जो जस्ट अंदर लेयर होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। और जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित रहती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है या किस पदार्थ की बनी हुई होती है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो आपके पादप कोशिका में भी पाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है वो होती है आपके फास्फोलिपिड की। और इसका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है कि जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड में कौन सा आकर्षक समूह जुड़ा रहता है? तो फास्फोलिपिड में PO4 समूह जुड़ा रहता है। ये केंद्रक था, और केंद्रक का जो अन्य नाम है वो न्यूक्लियस हो गया। केंद्रक के अंतर्गत आपको पता है कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और इस न्यूक्लिक अम्ल में आपके RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं। RNA का अगर फुल फॉर्म बोले तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और DNA का फुल फॉर्म बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका झिल्ली आपको क्लियर हो चुका होगा कि पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये रहा आपके कोशिका का डायग्राम। और कोशिका में आप देख पा रहे होंगे जो ये लिख रखा है आपके सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में जो ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ये देखो, लिपिड बाई लेयर होती है। और जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करेगा। और अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में आपके जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति। कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति। और इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। और यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण हो जाएगा आपके कोशिका झिल्ली, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, या ऐसा बोले कि रंग बिरंगे कलर कौन प्रदान करता है फूल और बीजों को?
तो जो रंग बिरंगे कलर प्रदान करने का कार्य करता है वो हो जाएगा आपके क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को इंग्लिश में भी क्रोमोप्लास्ट ही बोलते हैं। अब अगर रंग बिरंगे कलर की बात की है तो आपको इसके एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसकी जगह आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो सूरजमुखी, और सूरजमुखी का रंग आपको पता है कैसा होता है, पीला कलर होता है, और ये पीला कलर कौन प्रदान करता है, तो ये भी आपके क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। और उस वर्णक का नाम पूछ ले कि किसके कारण होता है तो वो हो जाएगा आपके ज़ेनथोफिल के कारण। अच्छा, अगर बोले कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो भी आपके लाइकोपिन के कारण होता है। और गाजर का जो लाल रंग है वो गाजर का लाल रंग आपके हो जाएगा कैरोटीन के कारण। अच्छा, ये बात की है कि रंग बिरंगे कलर प्रदान करने की, तो मैं आपको बता दूं कि जो लवक है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, सबसे जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पेड़ पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो मैं ले रहा हूं ल्यूकोप्लास्ट। और जो ये ल्यूकोप्लास्ट है वो आपके पौधों में पारदर्शी रंग, या पारदर्शी रंग की जगह अगर आपको पूछ ले कि सफ़ेद रंग पत्तियों का कौन प्रदान करता है, तो जो सफ़ेद रंग है वो ल्यूकोप्लास्ट प्रदान करता है। और अगर रंग बिरंगे कलर की बात करें तो रंग बिरंगे कलर आपके क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। जैसे सूरजमुखी का हो गया पीला रंग, टमाटर का लाल रंग, और गाजर का भी लाल रंग, वो अलग अलग वर्णक प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, यह पूछे कि सुसाइड पाउच ऑफ सेल किसे कहा गया है, तो क्या होता है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम आपके, ये आपकी कोशिका, और ये यहाँ होता है इसका केंद्रक। और केंद्रक के अंतर्गत आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल में आपके डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। और यहाँ केंद्रक के थोड़ा सा नीचे देखें तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो उंगलीनुमा संरचना होती है। और इन उंगलीनुमा संरचना के बीच में जो आपके एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। अब यहाँ जो सवाल पूछा हुआ है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो जो ये केंद्रक के पास में छोटे छोटे लाइसोसोम होते हैं, इन लाइसोसोम के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम। कौन से पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम। और इन पाचक एंजाइमों का कार्य होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाने के साथ में हमारे कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं या जो भी जीवाणु चले जाते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का जो कार्य करता है वो करते हैं ये लाइसोसोम। लेकिन अपनी जो बॉडी, कभी जब अपनी बॉडी एक्सरे या फिर गामा किरणों के संपर्क में आती है तो इन पाचक एंजाइमों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ये आपके रहा लाइसोसोम का डायग्राम। और लाइसोसोम के डायग्राम में आप जो ये हरे कलर के देख रहे हैं ये सारे के सारे होते हैं लाइसोसोम। ये कोशिका के अंतर्गत ये रहे लाइसोसोम। और इन लाइसोसोम का कार्य होता है पाचक एंजाइम, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करना। और अपनी बॉडी जब एक्सरे या गामा किरणों के संपर्क में आती है तो इन लाइसोसोम की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है ये एंजाइम इस लाइसोसोम की थैली से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये बाहर आते हैं और इनका कार्य क्या होता है, कोशिका को पचाना, या जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को होते हैं उनको पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ये इस लाइसोसोम की थैली से बाहर आएंगे, बाहर आप देख रहे हैं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये छोटी छोटी और दूसरी कोशिका हैं, इन कोशिका को भी ये पचाने का कार्य करते हैं, इनको भी ये नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरी कोशिका को ही पचा लेते हैं और अंत में ये अपने खुद को ही पचा लेते हैं और लाइसोसोम को ही खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को, जब लाइसोसोम अपनी ही मृत्यु कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम ने अपना सुसाइड कर लिया। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड पाउच ऑफ सेल या आत्महत्या की थैली कहा गया है, आत्महत्या की थैली कहा गया है। अब अगर बात करें कि लाइसोसोम की जो खोजकर्ता कौन थे लाइसोसोम के, तो लाइसोसोम की जो खोज करी थी वो करी थी डी डुवे ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने लाइसोसोम। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है, या ऐसा पूछे कि प्रोटीन निर्माण में मेन कौन सा सहायक होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बात की ओर इंगित कर रहे हैं अपने को। तो प्रोटीन में आपको बता दूं कि जो अपना ये आरएनए होता है,
जिसकी फुल फॉर्म अपने क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और अगर बात करें कि आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये अपनी कोशिका, ये इसमें होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंतर्गत जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसके अंतर्गत आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। तो एक तो आरएनए आपके केंद्रक में पाया जाता है, और ये जो केंद्रक होता है और जो ये बाहरी सबसे लेयर होती है कोशिका झिल्ली, इनके बीच में जो ये द्रव भरा रहता है, इस द्रव को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव के अंतर्गत भी आपके आरएनए पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और अगर बात करें तो ये राइबोसोम जो होता है वो आपके प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। आरएनए आपके 3 प्रकार का हो जाएगा, एमआरएनए, दूसरा हो जाएगा आपके आरआरएनए, और थर्ड हो जाएगा टीआरएनए। जो एमआरएनए की जो फुल फॉर्म है वो होती है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए का कार्य होता है कि कोशिका के पास में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, किस कोशिका के पास में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है उसका मैसेज लेके आना, इसका कार्य होता है एमआरएनए का। और आरआरएनए की अगर बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोसोम आरएनए, और राइबोसोम आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल हो जाएगा वो राइबोसोम हो जाएगा। और अगर टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए का कार्य जो होता है वो प्रोटीन को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज पूछी है। अब अगर बात करें ये कोशिका, कोशिका के सेंटर में क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है, आरएनए और डीएनए। और जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और इस केंद्रक की जो खोज है, या बोले कि न्यूक्लियस की खोज, तो न्यूक्लियस की खोज आपके किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। एक क्वेश्चन ये है कि अपनी कोशिका के अंतर्गत आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो आरएनए आपके एक तो पाया जाता है केंद्रक के अंतर्गत, और दूसरा अगर बात करें कोशिका द्रव के अंतर्गत आपके आरएनए पाया जाता है। और कोशिका द्रव को आप साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा आरएनए मुख्य आरएनए होता है। अभी अपन ने बात करी थी आरएनए की, और अगर आरएनए बोले तो आरएनए है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, दूसरा हो जाएगा आपके आरआरएनए, और थर्ड हो जाएगा आपके टीआरएनए। 3 प्रकार का आरएनए हो गया। 3 प्रकार के आरएनए में से जो फर्स्ट आरएनए की बात कर रहा है एमआरएनए, एमआरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए का कार्य होता है कि किस कोशिका के पास कितना प्रोटीन है इसका मैसेज लेके आना एमआरएनए का कार्य होता है। अच्छा, आरआरएनए जो है, आरआरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोसोम आरएनए। क्या हो जाएगा, राइबोसोम आरएनए। और ये राइबोसोम आरएनए आपके प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और जितनी प्रोटीन ये बनाएगा, इसलिए इसको बोल दिया कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल भी इसी को बोल सकते हैं। अच्छा, टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का कार्य हो गया कि जितनी भी प्रोटीन बनाई गई है वो इस टीआरएनए के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें पहला ऑप्शन तो सिर्फ मैसेज लेके आता है, लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है वो आपके ट्रांसफर करने का कार्य करता है प्रोटीन को। लेकिन जो बीच वाला है आरआरएनए, आरआरएनए आपके प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया वो आरआरएनए हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आरआरएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आरएनए में एडेनिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा रहता है। तो बात की है इधर नाइट्रोजनी क्षारक की, नाइट्रोजनी क्षारक की बात करी है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आरएनए और ये हो गया आपके डीएनए। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है आप सभी को पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा।
और आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपके राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। डीएनए में जो आपकी जो संरचना होती है वो हो जाएगी आपके द्विकुंडलित संरचना, और आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए में संरचना जो होती है वो एक कुंडलित संरचना होती है। अच्छा, डीएनए और आरएनए में जो ये नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, और डीएनए में अगर बात करें तो एडिनिन होता है, ये मैंने जो ए लिखा है वो होता है एडिनिन, और टी होता है वो थाइमिन हो गया, और नीचे जो होता है वो सी मतलब साइटोसिन, और इसके साथ जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा रहता है वो हो जाएगा आपके ग्वानिन। लेकिन यही बात अगर राइबोसोम की करें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए में क्या होता है, जो एडिनिन है, एडिनिन के साथ में आपके जो नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा रहता है वो हो जाएगा आपके यूरेसिल। मतलब थाइमिन के स्थान पे कौन सा नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गया आरएनए में, यूरेसिल जुड़ गया। अच्छा, क्या साइटोसिन और ग्वानिन में भी चेंजेस होगा? नहीं, आरएनए और डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस एडिनिन के साथ में थाइमिन के स्थान पे आपके यूरेसिल जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इन एडिनिन और थाइमिन के बीच में या साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो ये बंध बने हुए होते हैं, ये बंध कौन से बंध है? तो ये आपके हाइड्रोजन आबंध होते हैं। कौन से हो जाएंगे? आपके हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है, या फिर जिसे बोला है पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे शक्ति ग्रह बोल सकते हैं, पावर हाउस बोल सकते हैं, दोनों ही बात एक ही है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है। तो जो कोशिका का शक्ति ग्रह है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है, और ये होता है आपके कोशिका के जो सेंटर में आपके क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के नीचे जो है वो आपके पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो आपके उंगलीनुमा संरचना होती है, और उंगलीनुमा संरचना के बीच में आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपके हो जाएगा यहाँ पे जो भी आप खाना खाते हो और जिनसे जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आके स्टोर होती रहती है। जैसे आपने ये खाना खाया, ये मैंने लिखा है ग्लूकोज का सूत्र, और ग्लूकोज के सूत्र में जब ग्लूकोज आप खाते हो या कार्बोहाइड्रेट खाते हो और जब आप सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज को तोड़ता है, और जैसे जैसे तोड़ता है आपके शरीर को ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, और क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। और ये जो शरीर में ऊर्जा है वो आपके शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित रहती है, और ये ऊर्जा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यहाँ पे इन उंगली नुमा संरचना के बीच में एकत्रित होती रहती है। अच्छा, एक ये जो ATP दे रखा है, क्या होता है ATP? तो आपके जो ATP है वो ATP का आपका पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, और ATP के रूप में आपके शरीर में ऊर्जा है वो संग्रहित रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि जो ये ऊर्जा के अणु हैं, जो ATP है, इस ATP के अंतर्गत ऊर्जा के कितने अणु मिलते हैं अपने को? तो इसमें ऊर्जा के 38 अणु अपने को मिलते हैं। ठीक है। और बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो आपके अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। और जो नामकरण दिया था वो दिया था आपके सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने इसका नामकरण दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु खनिज के रूप में पाई जाती है? बात क्लोरोफिल की है। ये जो क्लोरोफिल है, आपको पता है कि जो पौधे हैं, पौधे वातावरण से क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वातावरण से वो नमी बोले या फिर जिसे बोलते हैं जल, इसको भी अवशोषित करते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में और ये क्लोरोफिल बोले या पर्णहरित बोले, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, इसकी सहायता से पौधे अपने क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? पौधे भोजन बनाते हैं, और साथ साथ में आपके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और इन ऑक्सीजन को हम है जो श्वसन की क्रिया द्वारा अंदर में अपन अवशोषित करते हैं। अच्छा, जो ये क्लोरोफिल था, इस क्लोरोफिल में आपके जो धातु है वो पाई जाती है आपके
मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और इस मैग्नीशियम का कार्य होता है कि जब पौधों में अतिरिक्त ऊष्मा बनती है, क्या हुआ, पौधों में जब अतिरिक्त ऊष्मा बनती है, इस अतिरिक्त ऊष्मा को जो बाहर निकालने का कार्य करती है वो ये मैग्नीशियम करती है। कौन करती है? मैग्नीशियम धातु अतिरिक्त ऊष्मा को पौधों से बाहर निकालती है, जिससे पौधे क्या है, जलते नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को चेंज करके कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम को ना देके बोले कि पौधे में किसकी कमी से पौधे जल जाते हैं, किस खनिज तत्व की कमी से पौधे जल जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपके मैग्नीशियम की कमी से पौधे जल जाते हैं। अच्छा, बात मैग्नीशियम की करें और मैग्नीशियम के बारे में पूछ ले कि अपने शरीर में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो जो मैग्नीशियम है अपने शरीर में वो आपके हो जाएगा मांसपेशियों के पास में मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, इस Na का मतलब होता है आपके सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और ये सोडियम है वो अपने शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो जो सोडियम है सबसे ज़्यादा मस्तिष्क के पास पाया जाता है। सोडियम कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क के पास पाया जाता है। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपके हो जाएगा 11। और थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम, Ca जिसका प्रतीक होता है, और ये कैल्शियम कहाँ पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक कैल्शियम अपनी हड्डियों के पास में पाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है Fe का मतलब होता है फेरस। तो फेरस अपने शरीर में सबसे ज़्यादा किस में पास पाया जाता है? तो रक्त में आपके फेरस पाया जाता है। आई होप आपको बहुत सारे आज डाउट क्लियर हुए होंगे। और जो ये कोशिका का चैप्टर है इसका आज पार्ट 1 था, मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। और इस पार्ट 2 में हम वो क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे हुए हैं और अभी विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।